1939 का भारत आज के भारत से बहुत अलग था। ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों से हर रूप में अलग थी। एक छोटा सा अंग्रेजों का समूह पूरे भारत पर राज कर रहा था, तो वहीं भारत धर्म और जात के नाम पर आपस में ही बटा हुआ था। अंग्रेज जो चाहें वो कर सकते थे, तो वहीं भारतीयों को तो अपने ही देश की कई जगहों पर जाने तक की पाबंदी थी। पर इन पाबंदियों के बावजूद भी भारतीय मध्यम वर्ग का एक हिस्सा ऐसा भी था जो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर सकता था, और वो लोग कुछ हद तक दूसरे भारतीयों से तो बेहतर जिंदगी ही जी रहे थे। और इन्हीं लोगों में से एक उस समय के एक नौजवान वकील का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। हालांकि बड़ी संख्या में भारतीय उस समय की अंग्रेजी सरकार से परेशान ही थे और भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ रहा था। शायद इन्हीं सब चीजों को भांपकर अंग्रेजों ने 1920 से 1930 के दशक के बीच भारतीयकरण की नई नीति शुरू की, जिसका सीधा सा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को सरकारी नौकरियों और सेना में शामिल करना था। लेकिन ये सभी लोग अल्टीमेटली आते तो ब्रिटिश सरकार के अधीन ही थे। भारतीय सैन्य अधिकारियों को भारतीय टुकड़ियों की ही कमांड सौंपी जाती थी। इन रिफॉर्म्स के द्वारा ब्रिटिश सरकार की बस ये दिखाने की कोशिश थी कि वो भारतीयों के लिए कुछ तो कर रही है, लेकिन हकीकत इन झूठे वादों से कोसों दूर थी। ये रिफॉर्म्स सिर्फ इसलिए लाए जा रहे थे ताकि भारत में उठ रही राष्ट्रवादी आवाजों को दबाया जा सके। ब्रिटिश सरकार भारत को एक कभी न खत्म होने वाली सोने की एक खदान की तरह देखती थी। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इन सभी झूठे रिफॉर्म्स के लिए एक परीक्षा की तरह साबित हुआ। 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला करने के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और ब्रिटेन भी इस युद्ध में उलझ जाता है, और ये सब भारतीयों को एक नए सिरे से सोचने का मौका देता है। भारतीय लोग अब यूरोप को दूसरे नजरिए से देखने लगे थे। आखिर यूरोप की इस लड़ाई में भारतीयों का क्या काम? इस तरह की बातें पूरे भारत में आम हो चुकी थी। आखिर भारत एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा क्यों बन रहा है जिसका उसकी मातृभूमि से कुछ लेना देना ही नहीं है? एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट हे मैकडोनाल्ड ये बताते हैं कि ठीक अमेरिका की तरह भी भारत भी यूरोप से हजारों किलोमीटर दूर था, जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ था, तो वहीं उत्तर में विशाल हिमालय दीवार बन के खड़ा था। उस समय भारत में रहना ठीक वैसा ही था जैसे किसी स्टेडियम में कोई मैच देखना, क्योंकि भारत के ऊपर कहीं से भी हमला नहीं किया जा सकता था। लेकिन इन्हीं सबके बीच अंग्रेजी सरकार भारतीय सेना को युद्ध में उतरने का आदेश दे देती है। 1939 की शुरुआत में भारत के वायसरॉय लिलिथ गो को यह पूरा यकीन था कि भारतीय सेना लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन भारत का एक विशेष वर्ग इन सभी उथल पुथल से काफी डरा हुआ दिखाई दिया। उस समय भी भारत की लगभग 1/3 जनसंख्या राजा महाराजाओं द्वारा ही रूल करी जाती थी, जो अंग्रेजों के लिए टैक्स और जागीर का इंतजाम करते थे। लेकिन एक आम भारतीय में देश प्रेम की भावना और देश को आजाद कराने की जिद बढ़ती ही जा रही थी, और ये सभी चीजें उस समय के राजा महाराजाओं के एग्जिस्टेंस के सामने खतरा बन के खड़ी थी, जिसके चलते वो लोकल किंग्स लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि आजाद भारत में उनका नामो निशान भी मिटा दिया जाएगा। इसलिए भारतीय राजाओं ने सिपाही और हथियार जमा करने शुरू कर दिए। लड़ाई में होने वाले खर्चे का एक बड़ा भाग भारतीय राजा भी उठा रहे थे। वो ब्रिटिश सरकार की सेना और पैसे से मदद कर रहे थे ताकि उनका वर्चस्व भारतीय समाज में हमेशा बना रहे। तो वहीं दूसरी तरफ एक सामान्य भारतीय को इस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। लड़ाई के समय भारतीय जनता अलग अलग धर्म और समुदायों में बटी हुई थी, और ये बंटवारा ही भारतीय स्वतंत्रता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। जो कुछ अन्य भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे थे, उनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी, और भारतीय राजनेता इस लड़ाई के बीच देश को आजाद कराने का एक विकल्प तलाश रहे थे। अंग्रेज भारत को लड़ाई में लड़ने के लिए मैन पावर सप्लाई करने वाली एक खान के रूप में देख रहे थे। लेकिन 1940 के दौरान आशा की एक नई किरण ने जन्म लिया और ब्रिटिश सरकार ने यह वादा किया कि युद्ध का सारा खर्चा ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया जाएगा। भारतीय सैनिकों के ट्रांसपोर्ट आदि का खर्चा भी अंग्रेजी सरकार ही देगी। पर जल्द ही ये वादे भी खोखले साबित हुए। अंग्रेजी सरकार ये लड़ाई सिर्फ भारतीय पैसे पर ही लड़ रही थी, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच रहा था। और हद तो तब हो गई जब सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू कर दिया, जिसने अंग्रेजी सरकार को अनलिमिटेड पावर्स दे दी। भारत में अब कोई भी व्यक्ति ना तो सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकता था और ना ही कुछ लिख सकता था। जहां एक तरफ अंग्रेजी सरकार भारत के ऊपर राज कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों की स्थिति भी कुछ खास नहीं थी। अंग्रेज ऑफिसर्स और सैनिक खुद को भारतीय सैनिकों से ऊपर और अलग मानते थे। भारतीय और ब्रिटिश ऑफिसर्स में हर बात के लिए मतभेद थे, फिर चाहे वो रैंक का मामला हो, राशन का, और यहाँ तक कि रेडियो पर कौन सा चैनल लगाया जाएगा, इस बात को लेकर तक अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों के बीच मतभेद हो जाते थे। और आप ही सोचिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी भारतीय सैनिक एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसका उनके देश से तो कोई लेना देना ही नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से करीब 2.5 लाख भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, और इन्हीं सैनिकों ने अलाइड पावर्स की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पर भारतीयों को ये कहां पता था कि जीत की ये हिस्सेदारी इस लड़ाई को उनके देश तक भी खींच लाएगी। साल 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नवल बेस पर हमला कर दिया।
इस अटैक ने भारतीयों की आंखें खोलने का काम किया, क्योंकि इससे जापानियों का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो कई और बड़े हमले करते हुए भारत के पड़ोसी देश बर्मा या आज के म्यांमार तक पहुंच जाते हैं। अब उनका अगला इरादा ब्रिटिश इंडिया पर हमला करने का था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग वो जगह छोड़कर उत्तर भारत की तरफ सुरक्षा की आस में पलायन करने लगे। इसी बीच जापान ने पूरी तरह से बर्मा को जीत लिया और भारत को चीन से जोड़ने वाले सभी रास्तों को तबाह करना शुरू कर दिया, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में चीन और भारत एक साथ लड़ रहे थे और इन्हीं सब ने भारत पर जापान के हमले को बहुत आसान बना दिया, जिसमें सबसे ऊपर था उस समय के बंगाल पर जापानियों का हमला। बंगाल के लोग पैनिक और डर की स्थिति में थे। चारों तरफ हमले का डर और युद्ध का माहौल था और इन सब के बीच ब्रिटिश सरकार ने युद्ध की आवश्यकताओं को देखते हुए एक आम भारतीय पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और जमाखोरी की नीति शुरू कर दी। भारतीय किसानों का सारा अनाज सेना के लिए जमा करके रख लिया गया। बंगाल को भारत से जोड़ने वाले पुल और सड़कें तोड़ी जाने लगी और समुद्री मार्गों पर भी कड़ी नजर रखी जाने लगी। बंगाल की दशा ऐसी कर दी गई थी कि अगर जापान बंगाल पर हमला कर भी दे तो उसके हाथ कुछ न लगे। मगर दूसरी तरफ बंगाल में रहने वाले भारतीयों की सुनने वाला कोई नहीं था। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। खेती करने वाला किसान अपने सामान को कहीं बेच नहीं पा रहा था। मछुआरे समुद्र में से मछली नहीं पकड़ पा रहे थे और व्यापारियों का व्यापार ठप पड़ गया था। चारों तरफ भुखमरी और गरीबी फैल चुकी थी। साल 1942 तक बंगाल की हालत तो और भी बुरी हो गई। उस साल ठीक से बारिश भी नहीं हुई, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार की नीतियों के चलते बंगाल के किसान बर्बाद हो चुके थे। लोगों के पास कुछ खाने को भी नहीं था और इस तरह बंगाल में अकाल पड़ जाता है, जिसमें करीब 3 लाख भारतीयों की मौत तो सिर्फ भूख से ही हो जाती है। स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब बर्मा से भी लोग भारत की ओर पलायन करने लगते हैं और पहले से ही मुसीबतों से जूझ रहे भारत की परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच भी ब्रिटिश व्यापारी और सरकार भारत से रिसोर्सेज और पैसे को सिर्फ अपने देश इंग्लैंड में ही भेजने में लगे हुए थे और भारतीयों की स्थिति और बंगाल में पड़ने वाले अकाल से हुई मौतों को छुपाने के लिए उन्होंने मीडिया को तक बैन कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस अकाल ने बंगाल के लोगों को कहीं का न छोड़ा। परिवार टूटने लगे, पति पत्नियों को छोड़ने लगे, माता पिता अपने बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहे थे और यहाँ तक कि माँ बाप भी अपने बच्चों को छोड़कर चले जा रहे थे। एक भारतीय इतिहासकार डॉक्टर जनाब मुखर्जी बताते हैं कि हरे भरे खेत हजारों वर्ग किलोमीटर में फैली हुई लाशों से ढक गए थे। करीब 7,400 गांव आंशिक रूप से या पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। चारों तरफ कॉलेरा और उसकी जैसी कई अन्य बीमारियां बढ़ती जा रही थी। इन सभी चीजों के चलते भारतीयों में नेशनलिज्म की फीलिंग और भी अधिक बढ़ती चली गई और इन सभी भारतीयों को लीड कर रहे 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं, जिसमें एक नाम है महात्मा गांधी, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जनता के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको इस बात का डर था कि आजादी के बाद भारत में मुस्लिम समाज की सुनने वाला कोई भी नहीं बचेगा। और इसी के चलते जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग ने आगे चलकर लाहौर रेजोल्यूशन भी पास किया, जिसकी बिल्कुल सीधी सी डिमांड मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाने की थी। और यहीं से भारतीय जनता में धर्म के नाम पर फूट पड़ना शुरू हो गई और इन्हीं सब के चलते भारत में मिलिटेंट एक्टिविटीज ग्रो करने लगी और इनके बीच उदय होता है इंडियन हिस्ट्री के सबसे महान लीडर्स में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। साल 1942 में बोस ने करीब 43,000 सैनिकों की फौज भारत को आजादी दिलाने के लिए खड़ी कर दी थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज। बोस ने भारतीयों को बताया कि आजादी मांग कर नहीं लड़कर ली जाती है और ये नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा में ब्रिटिश सेना पर हमला बोल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अन्य भारतीय ब्रिटिश सरकार से दूसरे तरीकों से निपट रहे थे। ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से परेशान भारतीय जनता आंदोलन में कूद पड़ी थी, जिसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। अगस्त 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की और करो या मरो का नारा दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट की सिर्फ एक ही मांग थी और वो थी भारत की आजादी। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया और इन्हीं सबके चलते पूरे भारत में आंदोलन ने विकराल रूप ले लिया। लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जम के आवाज उठाने लगे और यहाँ तक कि अब वो उनसे लड़ने भी लगे और भारतीय लोगों ने वायलेंस यानी हिंसा का मार्ग चुन लिया था। सरकार और आम भारतीय की इस लड़ाई में करीब 2 लाख भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी। जहां एक तरफ ब्रिटिश सरकार देश में आम नागरिकों से लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बर्मा बॉर्डर पर ब्रिटिश सेना आजाद हिंद फौज से लड़ रही थी। पर साल 1945 तक ब्रिटिश भारतीय सेना बर्मा में जापान और आजाद हिंद फौज को पीछे हटाकर दोबारा बर्मा पर अपना कब्जा कर लेती है। और ठीक इसी के बाद 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी मौत टोक्यो में एक प्लेन क्रैश के दौरान हो जाती है, जिनकी मौत आज भी सवालों के घेरे में है। और इसी के साथ भारत के लिए ये लड़ाई अब खत्म हो जाती है। पर यह सिर्फ लड़ाई का अंत था, भारतीयों की परेशानियों का नहीं। देश में अभी भी खाने के लिए अनाज की कमी थी,
चारों तरफ बेरोजगारी फैल गई थी और वर्कर्स को काम से निकाला जा रहा था। आजाद हिंद फौज के कई ऑफिसर्स को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमे चलाए जाने लगे, लेकिन भारतीय जनता के विरोध के चलते अंग्रेजी सरकार को उन ऑफिसर्स को छोड़ना पड़ा। भारत पर राज करना अब ब्रिटिश सरकार के बस के बाहर की बात होती जा रही थी, जिसके चलते वो भारत की आजादी की बात पर विचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग महात्मा गांधी को रिलीज कर दिया जाता है और जल्द ही भारत की आजादी सच्चाई में बदलने वाली थी। पर वहीं दूसरी तरफ दूसरे देश की मांग को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था और जिसका रिजल्ट ये निकला कि भारत को आजादी तो मिली, लेकिन दो देशों में टूट जाने के बाद, जिसमें हिंदू स्टेट इंडिया और मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का जन्म हुआ। भारत में बहुत बड़े स्तर पर धार्मिक दंगे भड़क गए, लेकिन ये टॉपिक किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भारत एक आजाद देश बना, लेकिन कुछ ऐसे जख्मों को लेकर जिनकी भरपाई आज तक नहीं करी जा सकती।